Hello everyone, welcome to Organics Hunter Chemistry YouTube channel. So in the previous video, we have studied acidic and basic nature of compound and its application. और उसके साथ मैंने आपको दो क्वेश्चंस भी दिए थे. आई होप आपने वो दोनों क्वेश्चंस किए होंगे. अगर उनका आंसर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, उसमें मैंने उन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है. ओके और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो मेल आईडी मिलेगी आपको, मेरी चैनल ओपन कीजिए और वहाँ पे अबाउट में जाके वहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आज का टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थो इफेक्ट और इसकी एप्लीकेशन. तो दोस्तों जो हमारी ऑर्थो इफेक्ट है वो किस में ऑब्जर्व होती है? बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन में. तो बेसिकली हमें ऑर्थो इफेक्ट में क्या पढ़ना है? बेंजोइक एसिड की एसिडिटी एंड एनिलीन की बेसिसिटी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड. तो देखिए यहाँ पे मेरे पास बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव दिया हुआ है और ऑर्थो इफेक्ट हमारी क्या बोलती है कि अगर बेंजोइक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो तो वो इसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगा, वेदर इट कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रुप हो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एसिडिटी इंक्रीज क्यों होती है. ठीक है. सो ऑर्थो इफेक्ट है वो स्टेरिक इफेक्ट का एग्जाम्पल है. मतलब कि यहाँ पे हमें ऑर्थो इफेक्ट को कैसे समझेंगे? स्टेरिक इफेक्ट से. ठीक है. तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपको बेंजोइक एसिड का. देखिए ये बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस दिया हुआ है और ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है. मतलब देखिए ये नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज मतलब बॉन्ड टूट के नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा और सिमिलर स्ट्रक्चर देता है. तो हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर रेजोनेंस वी आर गेटिंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और दोस्तों आपको एक बात नोट करनी है कि अगर आपके पास कॉन्जुगेट बेस है और उसके इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो कंपाउंड की एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी. तो यहाँ पे जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसमें जो बेंजोएट आयन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं. तो इस वजह से बेंजोइक एसिड एसिडिक है. ठीक है. बट यहाँ पे क्या होता है जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो पाई बॉन्ड है बेंजीन के वो भी इसके साथ रेजोनेंस में हो सकते हैं. तो जब रेजोनेंस में पार्ट लेंगे पाई बॉन्ड तो ये जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा. तो इसे बोलेंगे हम एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं एंड एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं. तो जितने ज़्यादा एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही बेंजोइक एसिड की एसिडिटी कम होगी. यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. अब देखते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिससे हमें एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम एलिमिनेट कर सकें. ठीक है. तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर क्या है. देखिए यहाँ पे मैंने आपको बेंजोइक एसिड ड्रॉ किया हुआ है और ये जो है इसकी पी ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाती हैं. और यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोनिल है उसकी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल है. तो यहाँ क्या होगा, ये जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा प्लेनर रहता है तो यहाँ पे पाई टू पाई स्टार इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है. और अगर पाई टू पाई स्टार इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पे हमें एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल सकते हैं. अगर हमको एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ भी तरीके से इसका जो पाई टू पाई स्टार इंटरेक्शन है वो रोकना पड़ेगा. तो ये रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को इसके साथ इंटरेक्शन न करने के लिए इसको इधर अबव द प्लेन ले जा सकते हैं या फिर
बिलो द प्लेन ले जा सकते हैं। तो वैसे तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन जाएगा नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जो ऑर्थो पोजीशन पे है कोई भी ग्रुप अटैच करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो मेरा ओ एच बॉन्ड होगा, देखिए ये जो हमारा ओ एच है इसके साथ रिपल्जन होगा, और रिपल्जन होने की वजह से ये क्या करेगा, ये जो मेरा सी बॉन्ड है इधर अबव द प्लेन चला जाएगा या फिर बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि ये जो हमारा बॉन्ड है वो अबव द प्लेन आ जाता है। तो अब अबव द प्लेन आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पाई टू पाई स्टार इंटरेक्शन हो रहा था वो नहीं होगा। तो अब हमें जो एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे थे वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे। अब एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर एब्सेंट है तो हमारे पास कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं तो उस कंपाउंड की एसिडिटी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, स्टेरिक रिपल्जन करेगा, और स्टेरिक रिपल्जन के कारण क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो प्लेन में नहीं रहेगा, और प्लेन में न रहने की वजह से पाई टू पाई स्टार इंटरेक्शन नहीं होगा। और अगर पाई टू पाई स्टार इंटरेक्शन नहीं होता है तो हमें एबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, और जो हमें स्ट्रक्चर मिलेंगे वो होंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इन शॉर्ट आप याद रखिए कि अगर बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, प्लस आई वाला भी हो सकता है, माइनस आई वाला भी हो सकता है, प्लस आर माइनस आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट, शॉर्ट कॉन्सेप्ट जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद करना है, जो हमारी एसिडिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और डिस्टेबलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितनी ज़्यादा होगी उतनी एसिडिटी कम होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, माइनस आर इफेक्ट। अगर आपके पास माइनस आर इफेक्ट प्रेजेंट है तो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, माइनस एच, फिर उसके बाद माइनस आई, फिर ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई भी इफेक्ट ना हो, फिर प्लस आई, फिर प्लस एच, एंड लास्ट में देखेंगे हम प्लस आर। तो प्लस आर होगी वो एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये पूरा जो है आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये क्वेश्चंस में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसकी मदद से मैं आपको क्वेश्चंस करता हूँ, वो देखिए ये जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमें उनको एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे OH है, यहाँ पे मेटा एंड यहाँ पे पैरा। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा उसकी एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे रेजोनेंस तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगी माइनस आई इफेक्ट, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे प्लस आर एंड माइनस आई। तो देखिए मैंने सबसे पहले क्या बोला था, हमको पहले देखना है माइनस आर, ठीक है। यहाँ पे माइनस आर वाला तो कोई ग्रुप ही नहीं है। फिर माइनस एच चेक करेंगे तो माइनस एच भी नहीं है। फिर हम देखेंगे माइनस आई, तो देखिए यहाँ पे माइनस आई है तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कोई भी इफेक्ट ना हो ऐसा, तो यहाँ पे हमारे पास है, तो अब हमारे पास आएगा 1 नंबर। फिर देखिए अब बचा क्या है हमारा 4 नंबर, तो ये हमारा 4 नंबर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो राउंड किया है उसकी मदद से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑर्थो इफेक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या थे हमारा
-R, तो यहाँ पे कोई भी -R वाला ग्रुप नहीं है। फिर -H, तो यहाँ पे -H भी नहीं है। फिर -I, तो यहाँ पे कोई भी -I वाला ग्रुप नहीं है। फिर आएगा हमारा नो इफेक्ट वाला, मतलब कोई भी इफेक्ट ना हो, तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, तो उसके बाद उस यहाँ पे एसिडिटी में 1 नंबर आएगा। फिर उसके बाद क्या था हमारा +I, तो यहाँ पे हमारा +I प्रेजेंट है, तो इसके बाद ये हमारा आएगा 3 नंबर। फिर लास्ट में जो बचा है वो यहाँ पे यहाँ पे +H इफेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, तो ये मैंने जो मैंने आपको ये दिया, ये एसिडिटी का ऑर्डर के लिए जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया, इसका ही यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। ओके, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 नंबर मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या था -R इफेक्ट, तो यहाँ पे -R इफेक्ट कोई भी नहीं है। फिर -H इफेक्ट, तो -H भी नहीं है। फिर -I, तो यहाँ पे -I दिया हुआ है, तो फिर उसके बाद आएगा हमारा 3 नंबर। फिर उसके बाद नो इफेक्ट, तो यहाँ पे हमें नो इफेक्ट वाला भी एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा +I, तो यहाँ पे +I वाला कोई नहीं है। +H, तो +H भी नहीं है। एंड +R, तो यहाँ पे फ्लोरीन की +R इफेक्ट है। ठीक है, तो +R की वजह से यहाँ पे ये लास्ट में आएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी -I है और यहाँ पे भी -I है, तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि रेजोनेंस की इफ़ेक्ट ज़्यादा होगी कंपेयर टू -I, इसलिए वजह से हमने यहाँ पे रेजोनेंस को कंसीडर किया हुआ है। फिर मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया था आपको एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस, तो उसमें आपको क्या याद रखना है, जो हमारा फ्लोरीन है उसकी +R एंड -I इफेक्ट है। तो बाकी के जितने हेलोजेंस हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये सभी की हमें सिर्फ और सिर्फ -I ही चेक करनी है। मतलब यहाँ पे सिर्फ -I होगी, +R इफेक्ट नहीं होगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो इसका यूज़ आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, तो इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्लोरीन की +R इफेक्ट होती है एंड -I इफेक्ट, और बाकी के जितने हेलोजेंस हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ हमें -I इफेक्ट चेक करनी है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम ऑर्थो इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। फिर हमें क्या चेक करना है -R, तो यहाँ पे हमारा -R दिया हुआ है, तो एसिडिक ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें -H, तो यहाँ पे -H नहीं है। फिर हमें क्या चेक करना है -I, तो यहाँ पे हमें -I दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर उसके बाद नो इफेक्ट, तो नो इफेक्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट वन। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या कीजिए, मॉलिक्यूल के नीचे अब उसकी जो इफेक्ट है वो लिख दीजिए और उस ऑर्डर में उसको अरेंज कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा फ्लोरीन है वो फ्लोरीन क्या करेगा, +R एंड -I दोनों शो करेगा, और बाकी के जो हेलोजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ -I ही शो करेगा। ओके, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि ऑर्थो इफेक्ट वाला जो मॉलिक्यूल होगा उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिटी होगी, तो सबसे पहले हम 2 नंबर लिख देते हैं। फिर उसके बाद -R, तो यहाँ पे -R कोई भी नहीं है। फिर -H, तो यहाँ पे -H वाला भी ग्रुप कोई भी नहीं है। फिर आएगा हमारा -I, तो यहाँ पे देखिए हमारे दोनों मॉलिक्यूल में -I है, बट जो हमारी इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी इंडक्टिव इफेक्ट कम होगी। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होगी, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे -I इफेक्ट ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा, फिर उसके बाद 4 नंबर, फिर उसके बाद आएगा नो इफेक्ट वाला मॉलिक्यूल, मतलब 1 नंबर। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन।
तो सिमिलरली जैसे हमने बेंजोइक एसिड में पढ़ा, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे क्या है, अगर एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। कम क्यों होगी वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ लेता हूँ। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन आर जनरली लीस्ट, सॉरी यहाँ पे मुझे बेसिक लिखना था, लीस्ट बेसिक, ठीक है, यहाँ पे बेसिक लिख दीजिए, लीस्ट बेसिक and their basicity is independent on nature of substituent, whether it is electron withdrawing group और electron releasing group। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर एनिलीन पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो वो एनिलीन की बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट एसिडिटी को इंक्रीज करता है एंड एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन की बेसिसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डिक्रीज क्यों करता है। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास एनिलीन है और एनिलीन के जो लोन पेयर है वो रिंग में चले जाते हैं। सो ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर्स आर लेस अवेलेबल। ओके, तो देखिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन होगा, उसमें क्या होगा, जो ऑर्थो ग्रुप होगा उसके साथ ये जो मेरा NH2 है उसका रिपल्जन होगा, और रिपल्जन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो लोन पेयर है वो प्रोटॉन पे अटैक इजीली नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं जब प्रोटोनेशन हो जाता है, जब हमारा एनिलीन का प्रोटोनेशन हो जाता है तो वो जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्टेबल है या नहीं वो भी हमें चेक करना पड़ता है, तभी तो हम किसी की भी बेसिसिटी को डिसाइड कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा एनिलीन है उसका मैंने कॉन्जुगेट एसिड ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे जो मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है उसका भी कॉन्जुगेट एसिड मैंने ड्रॉ किया हुआ है। बट यहाँ पे जो हमारा ऑर्थो ग्रुप है वो क्या करेगा, इस NH3 के साथ रिपल्जन करेगा, और जितना रिपल्जन होगा उतनी जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेरिक इफेक्ट की वजह से हमारे एनिलीन की बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ये जो हमारे एनिलीन है उसकी बेसिसिटी किस पे डिपेंड करेंगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की होगी उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने जो क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ये ऑर्डर का जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए जब हम बेसिसिटी का ऑर्डर करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, प्लस R इफेक्ट, फिर प्लस H, और इसी तरीके से हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उस मॉलिक्यूल के नीचे उसकी जो इफ़ेक्ट है वो लिख देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट। फिर यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप की प्लस I इफेक्ट है क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे है, और यहाँ पे प्लस H इफेक्ट है। तो सबसे पहले हमें बेसिसिटी में क्या देखना है कि जो हमारा ऑर्थो इफेक्ट वाला एनिलीन होगा वो लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 नंबर को लास्ट में लिख दीजिए। ओके, अब हम जो ऑर्डर मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस R वाला ग्रुप, तो यहाँ पे कोई भी प्लस R वाला ग्रुप नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे हम प्लस H वाला ग्रुप, तो यहाँ पे प्लस H वाला मिथाइल ग्रुप है, तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी 4th ऑप्शन की हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्लस I इफेक्ट, तो यहाँ पे प्लस I वाला ग्रुप है हमारा मिथाइल मेटा पोजीशन पे, तो उसके बाद बेसिसिटी 3rd ऑप्शन की होगी। अब क्या बचा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, तो हमारा यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा 4 3 1 2। ओके,
तो इसी कंसेप्ट को हम रिपीट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला कि सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के नीचे उसकी इफ़ेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो इस वजह से यहाँ पे ऑर्थो इफ़ेक्ट होगी। फिर यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पे होगी हमारी -I इफ़ेक्ट। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है हमारा नाइट्रो ग्रुप, तो इसकी होगी -R इफ़ेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्थो इफ़ेक्ट वाले मोलेक्यूल को लास्ट में लिख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे सेकंड ऑप्शन को। ओके, अब हम वो पहले मैंने ऑर्डर बताया उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले +R वाला, तो यहाँ पे +R कोई नहीं है। फिर +H, तो +H भी कोई नहीं है। फिर +I, तो यहाँ पे +I भी नहीं है। फिर उसके बाद नो इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे नो इफ़ेक्ट वाला फर्स्ट मोलिक्यूल है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद -I इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे -I इफ़ेक्ट थर्ड ऑप्शन में है, तो उसके बाद बेसिक होगा थर्ड। फिर उसके बाद -H, तो यहाँ पे -H नहीं है। फिर उसके बाद होगा हमारा -R, तो क्या यहाँ पे हमारा -R, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 3 4 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम नीचे उसकी इफ़ेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे नो इफ़ेक्ट, यहाँ पे ऑर्थो इफ़ेक्ट, यहाँ पे -I एंड यहाँ पे भी -I। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑर्थो इफ़ेक्ट वाला मॉलिक्यूल है उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, इस तरीके से हम ऑर्डर लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम किसकी होगी, सेकंड ऑप्शन की। फिर उसके बाद हमने जो ऑर्डर फॉलो किया था वही, +R कोई नहीं है, +H कोई नहीं है, +I कोई भी नहीं है, फिर नो इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट ऑप्शन। फिर आएगा हमारा -I इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे देखिए दोनों में -I इफ़ेक्ट है, बट ज़्यादा -I इफ़ेक्ट कहाँ होगी, यहाँ पे, तो इसकी बेसिसिटी कम होगी कंपेयर टू फोर्थ ऑप्शन। तो फिर उसके बाद आएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, फिर उसके बाद आएगा थर्ड। तो यहाँ पे हमें बेसिसिटी का ऑर्डर क्या मिलेगा, 1 4 3 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको फ्लोरीन दिया हुआ है, और फ्लोरीन का आपको क्या याद रखना है, कौन सी इफेक्ट होती है, +R इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी आप देखिए OR दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे होगा, तो ऑर्थो इफेक्ट होगी, और यहाँ पे -I एंड यहाँ पे +R, तो उसको उस तरीके से आप अरेंज कर दीजिए। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।